राधे राधे। जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। आज कमलनाथ जी के घर में एक अलग ही माहौल छाया हुआ था। कमलनाथ जी की पत्नी रामवती जी, जिनकी उम्र 65 वर्ष थी। कमलनाथ जी 70 वर्ष के थे, काफी उदास थी। जबकि बहू स्नेहा किचन में तरह तरह के पकवान बना रही थी। आज कमलनाथ जी का बेटा रंजीत, जो कि विदेश जा रहा था, घर में सब तैयारियां चल रही थी। कमलनाथ जी का दिल बेचैन था। बात वहां से शुरू होती है। कमलनाथ जी गांव में रहते थे। उनकी छोटी सी खेती किसानी भी थी। इतना निकलता कि साल किसी तरह से बीत जाता था। बाकी के दिनों में कमलनाथ जी कुछ मजदूरी भी कर लिया करते थे। कमलनाथ जी का एक बेटा रंजीत, भगवान ने उन्हें एक ही औलाद दिया। उसके बाद तो कमलनाथ जी की पत्नी भगवान से प्रार्थना करती रह गई कि उनकी झोली में एक बेटी भी डाल दे, लेकिन भगवान ने उनकी नहीं सुनी। रंजीत को ही अपना सब कुछ समझकर कमलनाथ जी शहर पढ़ाए। कमलनाथ जी ने निश्चय कर लिया था कि जिस तरह से मैं मजदूरी करके गुजारा किया हूँ, तो अपने बेटे को इस मजदूरी में नहीं झोंकूंगा। मेरा बेटा तो अफसर बनेगा। इसीलिए वह अपनी मजदूरी से पैसे बचाकर अपनी खेती किसानी में से अनाज बेचकर अपने बेटे को शहर की पढ़ाई पढ़ाते रहे और बेटा पढ़ लिख कर अफसर भी बन गया। कमलनाथ जी और रामवती जी के खुशियों का ठिकाना ना रहा। रंजीत ने कई जगह नौकरी के फॉर्म भी भरे थे। उसने अच्छी इंजीनियरिंग की थी। उसने बड़ी बड़ी कंपनियों में ऑनलाइन फॉर्म डाला था। उसने विदेश कंपनी में भी फॉर्म भर दिया था। इसीलिए वह यहाँ अपने इंडिया में छोटी सी नौकरी पाकर काम तो शुरू कर दिया था। लेकिन जो सपने रंजीत के माता पिता ने देखे थे, वह सपना अभी पूरा नहीं हुआ था। रंजीत कमाने लगा था, जिसकी वजह से उसकी शादी भी हो गई। रंजीत का गांव में अपना खुद का मकान था। खेती बाड़ी ज्यादा नहीं थी, फिर भी उसी से आज तक गृहस्थी और उसकी पढ़ाई चलती आई। अब रंजीत ने अपनी नौकरी से पैसे बचाकर गांव से लगे हुए शहर में एक मकान खरीद लेता है। शादी के बाद वह अपनी पत्नी को शहर में ले जाता है। माता पिता को भी बुलाता है, लेकिन वे कह देते हैं कि बेटा, इतनी जल्दी गांव की खेती किसानी का काम मैं नहीं छोड़ सकता। रही बात तुम्हारे पास आने की, तो हम लोग तुमसे मिलने आते रहेंगे। ज्यादा दूर नहीं है। तुम्हें भी टाइम मिला, तुम हमारे पास मिलने आते रहना। रंजीत ने अपने माता पिता की बात मान ली। बहू बहुत ही अलग किस्म की थी। वह माता पिता को जब भी अपने घर आता हुआ देखती, तो उसका मुंह फूल जाता। यह बात रामवती जी और कमलनाथ जी बहुत अच्छे से समझ रहे थे। इसीलिए तो वह अपना सब कुछ छोड़कर बेटा बहू के साथ रहने नहीं गए। कमलनाथ जी अब अपने घर में अपने बेटी की जिम्मेदारी से मुक्त अपनी जिंदगी की गाड़ी चला रहे थे। एक दिन सुबह सुबह रंजीत अपनी पत्नी स्नेहा के साथ गांव के घर में पहुंच गया। उसे देखकर माता पिता बहुत खुश हुए, लेकिन रंजीत ने जो बात बताई, वह सुनकर तो बूढ़े माता पिता के पैरों तले जमीन सरक गई। उनकी सांसें रुक गई। बेटे ने कहा, पापा मम्मी, मुझे विदेश की कंपनी ने ऑफर भेजा है। 3 सालों का बहुत बड़ा पैकेज दे रही है। पापा, इन 3 सालों में इतना पैसे मिल जाएंगे कि हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। हमारा खुद का बहुत बड़ा बिजनेस होगा। वैसे तो माता पिता का मन नहीं था कि बेटे को भेजे, लेकिन बेटे की आंखें की चमक, उसका सपना, अब तो उसके पंख निकल चुके थे। अब कहाँ वह पिंजरे में रहने वाला था। यह बात माता पिता अच्छे से समझ रहे थे कि अब मेरे लाख रोकने पर भी रंजीत नहीं रुकेगा। माता पिता तो उसकी इसी गांव की नौकरी से ही खुश थे, लेकिन वह अब और आगे उड़ना चाहता था। उन्होंने कहा भी, बेटा, हमें छोड़कर मत जाओ। तुम जितना कमा रहे हो उतना ही काफी है। हम बूढ़े माता पिता को तुम्हारा सहारा चाहिए।
रंजीत ने कहा, पापा, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं स्नेहा को अपने साथ नहीं ले जा रहा हूँ। स्नेहा कह रही है कि वह कुछ आप लोगों के साथ रहेगी और कुछ शहर के मकान में रहेगी। आप लोग मिलकर एक दूसरे की देख रेख करते रहना। 3 साल जैसे ही निकल गया, मैं वापिस आकर आप लोगों के साथ रहूंगा। पैसे भेजता रहूंगा, हाल लेता रहूंगा। आप चिंता मत करो, पल पल की खबर मैं लूंगा। यह आश्वासन देकर रंजीत विदेश चला जाता है। रंजीत के जाते ही स्नेहा अपने शहर वाले पक्के मकान में आकर रहने लगती है। कमलनाथ जी और रामवती जी बेटे के जाने के बाद काफी दुखी और उदास से रहने लगते हैं। हफ्ता बीता था, उन लोगों का मन नहीं लग रहा था। दिल में काफी बेचैनी, ऐसा लग रहा था कि उनका बेटा शहर वाले घर में है। इसीलिए वह बार बार अपने पति से कहती, अरे रंजीत के पापा, चलो एक बार बहू के साथ ही 2-4 दिन रहेंगे। बड़ी याद आ रही है रंजीत की। कमलनाथ जी पत्नी को लेकर रंजीत के घर पहुंच गए। रंजीत की पत्नी सास ससुर को आया हुआ देख पहले जैसे ही थी, बिल्कुल नहीं बदली। उसका तो मुंह फूल गया। वह बोझ समझती थी, लेकिन कुछ दिनों तक वह उन्हें रहने दी। कुछ नहीं कहा, सास ससुर से काम करवाती। सास पूरा दिन घर के काम में लगी रहती। उधर रंजीत का फोन आता तो कह देती, हाँ रंजीत, सब कुछ ठीक है। मम्मी पापा को मैंने अपने पास ही बुला लिया है। कुछ दिन रहेंगे, फिर जब उनका मन नहीं होगा तो उन्हें गांव भेज दूंगी। तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे माता पिता का खूब ध्यान रख रही हूँ। रंजीत अपनी पत्नी की मीठी बातें सुनकर खुश हो जाता कि चलो, स्नेहा ने सब कुछ सही तरीके से संभाल लिया है। देखते ही देखते समय चलता गया। इधर रामवती जी और कमलनाथ जी की तबीयत खराब होने लगी थी। पैसा तो रंजीत बहुत भेजता था। वह हर महीने अपने माता पिता और अपनी पत्नी के लिए अलग अलग पैसे भेजता। अगर वह 50,000 भेजता तो स्नेहा को कह देता कि 30,000 रुपए तुम रख लेना और 20,000 रुपए मेरे पापा और मम्मी को दे देना, उनकी दवाई और उनको घर खर्च के लिए। उन्हें मना कर देना कि अब वह खेतों में काम करने ना जाए। उनका बेटा कमा रहा है, अब वह बैठकर आराम करे। स्नेहा कह देती, हाँ रंजीत, मैंने तुम्हारे पापा मम्मी को पैसे दे दिए हैं। वह तो उनकी अच्छी अच्छी फोटो एडिटिंग करके भेजती और कहती, देखो, हमने उनके लिए कपड़े भी दिला दिए हैं, जूते चप्पल दिला दिए हैं, घर का राशन भरवा दिया है। अब वह दोनों माता पिता आराम से घर पर रह रहे हैं। उन्हें किसी चीज की चिंता नहीं है। अपनी पत्नी पर भरोसा कर रंजीत पैसा भेजता रहा और माता पिता से शुरुआती दिनों में तो बात हुई। फिर स्नेहा कह देती कि माता पिता से भी बात नहीं होगी, वे काफी समय से मेरे पास नहीं आए। कभी तो वह कह देती कि मैं कल गांव जाऊंगी और आपसे बात करवाऊंगी। इसी तरह बहाने बनाती रहती, लेकिन वह रंजीत के माता पिता से उसकी बात नहीं करवाती। जब भी रंजीत स्नेहा के मोबाइल में फोन करता तो वह उसे इधर उधर की बातें घुमाकर और टाइम पास करके आगे समय आने पर बात करने के लिए वादा कर देती। रंजीत अपने पड़ोस में भी फोन लगाता, लेकिन वह सब नंबर बंद आ रहे थे। पता नहीं, रंजीत यह सोच परेशान था। 3 साल गुजर गया। आज रंजीत के घर में पार्टी थी, रंजीत के आने की। रंजीत जब अपने घर पहुंचता है तो पार्टी में इतने सारे लोग थे, लेकिन उसकी निगाहें तो कहीं और थी। उस पार्टी में वह ढूंढ रहा था तो सिर्फ अपने माता और पिता को। रंजीत पार्टी में सब तरह देखा, लेकिन जब उसके मम्मी पापा नहीं दिखे तो वह स्नेहा से पूछता है, स्नेहा, मम्मी पापा को नहीं बुलाया क्या? स्नेहा ने कहा, क्यों नहीं, आए होंगे, देखो कहीं बैठे होंगे। इतनी भीड़ में इतने लोगों को संभालना, अब मैं तुम्हारे मम्मी पापा को ढूंढकर उनके पास बैठूं, जाकर तुम ढूंढ लो। रंजीत मम्मी पापा को ढूंढता रहा। पार्टी शुरू रही।
रंजीत की निगाहें कहीं और थी। उसका मन नहीं लग रहा था। पार्टी खत्म होने का समय आ गया, लेकिन उसके मम्मी पापा उसे दिखाई नहीं दिए। रंजीत फिर से पूछा, अरे स्नेहा, मम्मी पापा तो दिखाई नहीं दिए। जब वह आए तो आखिर कहाँ चले गए? वह मुझसे बिना मिले चले जाए। उन्हें बताया था ना कि मैं आ रहा हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह मुझसे बिना चले जाए। तुमने उन्हें बुलाया कि नहीं? स्नेहा ने कहा, अरे बाबा, मैंने कितनी बार कहा कि मैं उन्हें कब से बताई थी कि तुम आने वाले हो। अब पता नहीं वह लोग आए कि नहीं। बाकी के कामों में व्यस्त होने की वजह से मैं खुद ही नहीं देख पाई। स्नेहा अब पार्टी खत्म होने के बाद अपने मायके वालों के साथ व्यस्त थे। रंजीत 2-3 डिब्बों में खाना पैक किया और अपना बैग उठाया और अपने माता पिता से मिलने गांव पहुंच गया। रंजीत ने सोचा, आज तो खाना मैं अपने पापा मम्मी के साथ ही बैठकर खाऊंगा। लेकिन जैसे ही वह अपने गांव वाले घर में पहुंचा तो वहां पर ताला बंद था। रंजीत आश्चर्य में था। आस पड़ोस के लोगों से पूछा कि यहाँ मेरे माता पिता रहते थे तो कहाँ चले गए। रंजीत ने सोचा कि शायद पापा मम्मी पार्टी के लिए तो निकले, पर गए कहाँ। रंजीत काफी लोगों से पूछता रहा। शाम हो गई, अंधेरा हो गया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। फिर रंजीत एक पड़ोस में अंकल के पास जाकर पूछा, अंकल जी, यहाँ पर मेरे पिता श्री कमलनाथ जी और मेरी माँ रहती थी। आपको पता है कि वह लोग कहाँ चले गए? वह अंकल ने कहा, बेटा, हाँ, यहाँ एक बूढ़े पति पत्नी रहते तो थे। उनकी पत्नी की तबीयत काफी खराब थी। वह यहीं पड़ोस में सबसे मदद मांगा करते थे। लेकिन एक दिन, वह आज भी अच्छे से याद है, जब वह यही बूढ़ी पत्नी को रखकर रो रो कर सबसे मदद मांग रहे थे। मुझे अंतिम क्रियाकर्म के लिए कुछ पैसे दे दो, मेरी मदद कर दो। सुबह से दोपहर हो गई। उस बूढ़े व्यक्ति के पास पैसे नहीं था कि वह अपनी पत्नी का अंतिम क्रियाकर्म कर सके। लोगों से पैसे मांग मांग कर मुंह सूख गए थे, फिर भी इतना पैसा इकट्ठा नहीं हुआ था। फिर कोई सरपंच को खबर दिया तो गांव का सरपंच आकर बूढ़ी औरत का अंतिम क्रियाकर्म करवाए। उसके बाद से तो वह बूढ़े व्यक्ति भी ना जाने कहाँ चले गए। बेटा, यह सुनकर तो रंजीत के पैरों तले जमीन सरक गई। क्या मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है? स्नेहा ने मुझे बताया क्यों नहीं? और मेरे पिता अब ना जाने कहाँ होंगे। वहां से तुरंत रंजीत चला। जब घर पर आया तो उसकी पत्नी अब घर पर अकेली कमरे में आराम कर रही थी। सारे मेहमान जा चुके थे। रंजीत ने स्नेहा को आवाज दिया, स्नेहा, तुम मुझसे इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो? तुमने तो कहा कि मेरे माता पिता सुखी और आराम से रह रहे हैं, लेकिन मेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। तुमने मुझे खबर क्यों नहीं की? स्नेहा नजरें चुराते हुए कहने लगी, देखो, आप 3 साल के लिए विदेश गए थे। यदि बीच में आपको पता चलता कि आपकी माँ गुजर गई है तो आप अपना आधा ट्रेनिंग छोड़कर वापस चले आते। आखिर जो होना था तो हो गया। और फिर मरे हुए व्यक्ति के पीछे दौड़ने से क्या मरा हुआ इंसान वापिस आ जाता है? अब आखिर आपकी माँ तो दुनिया छोड़कर चली ही गई थी, तो फिर आपका काम क्यों बिगाड़ो? लेकिन तुम मुझे बता तो सकती थी ना। रंजीत गुस्से में चिल्लाया। तो स्नेहा ने कहा, मैंने तो भला किया। अब इसमें भी मेरी गलती नजर आ रही है तो मैं क्या कर सकती हूँ? अच्छा बताओ, तब मेरे पापा कहाँ हैं? तुमने मेरे पिताजी का ध्यान क्यों नहीं रखा? स्नेहा ने फिर से बातें बनाते हुए कहा, मैंने तो तुम्हारे पिताजी को अपने पास भी लाकर रखा था, लेकिन वह यहाँ से कहकर गए कि मैं घर जा रहा हूँ। फिर पता नहीं वह घर गए कि कहीं और। तो तुमने पता लगाने की कोशिश क्यों नहीं की? स्नेहा ने फिर जवाब दिया, अरे, मुझे क्या पता कि वह घर गए कि नहीं। रंजीत ने फिर से सवाल किया, मैं जो पैसे भेजता था फिर वह तुम देती क्यों नहीं थे? पड़ोस वालों का कहना है कि माँ के मरने के बाद पिताजी के पास अंतिम क्रियाकर्म करने को पैसे नहीं थे। माँ की लाश दरवाजे पर पड़ी थी।
वह लोगों से भीख मांग रहे थे, अंतिम क्रियाकर्म के लिए पैसे मांग रहे थे। गांव के सरपंच ने माँ की क्रियाकर्म में मदद की है। तुम मेरे भेजे हुए पैसे कहाँ रखती थी? स्नेहा कहने लगी, तुम्हारे बूढ़े माता पिता को जितने पैसों की जरूरत थी उतने मैं देती थी, फालतू के पैसे उड़ाने को क्यों देती? आखिर शादी के बाद हमें भी बहुत सारी चीजों की जरूरत है, बहुत सारी प्लानिंग करनी है। कब तक तुम विदेश में रहोगे? अपने शहर आकर पैसे रहेंगे तभी तो आराम से रह पाओगे। रंजीत अब बहुत गुस्से और क्रोध से भरा हुआ था। एक तरफ पिता की चिंता, माँ के जाने का दुख, और उधर उसकी पत्नी थी कि हर सवाल का जवाब जैसे पहले से ही चुनकर रखी थी कि रंजीत मुझसे क्या सवाल करने वाला है तो मैं उसका कैसे उत्तर दूंगी। बड़ी साथी औरत थी। रंजीत को अंदर ही अंदर बड़ा क्रोध आ रहा था। उसने सोच लिया, एक बार पिताजी मिल जाए, सारी सच्चाई मुझे पता चले, फिर मैं इसे देखता हूँ। रंजीत को आज रात नींद नहीं आ रही थी, करवटें बदल रहा था। उसने निश्चय कर लिया था कि कल सुबह जब तक मैं अपने पिताजी को नहीं ढूंढ लूंगा तो मैं घर वापस नहीं आऊंगा। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठा, नहा धोकर घर के बने हुए मंदिर में भगवान के सामने माथा टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मैं तो कमाने गया था, मैंने अपने माता पिता से कोई छल कपट नहीं किया। यदि मेरे दिल में कोई बुराई नहीं तो आप मेरे पिताजी से मुझे मिलवा दीजिए। मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हूँ। आप तो सारी दुनिया देख सकते हैं, मेरे माता पिता कहाँ हैं? कुछ तो मुझे दीजिए इशारा। यह कहकर मंदिर से चंदन लगाया, भगवान को हाथ जोड़ा और निकल पड़ा। रंजीत आज अपने ही गांव के घर के पास फिर पहुंच गया। गांव में ताला बंद देख वह बाहर ही बैठ गया। उसे अपना बचपन, अपने माता पिता, अपने गली चौराहे में खेलना, सारी चीजें बार बार याद आ रही थी कि किस तरह से इसी घर में मेरी माँ मुझे कितना प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया। उसकी आंखों में आंसू थी, गला रूंधा हुआ था, गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जोर से किसी ने मेरे गले को दबा लिया। उसने एक हिचकी लेते हुए आंसू पोंछा और फिर से लगे हुए ताले में हाथ रख दिया, जैसे कि वह उस ताले से पूछ रहा हो कि आखिर तुम ही हो जो मेरे माता पिता को आखिरी बार देखे हो। वह फिर से अपने दोनों हथेलियों से मुंह को छुपाया, एक गहरी सांस ली, फिर ऊपर की तरफ देखकर भगवान से प्रार्थना किया। पूरा दिन मोहल्ले में सबसे पूछता रहा, सब वही आप बीती बताते रहे जो रजित सुन चुका था। अब वह काफी परेशान हो वहां से आगे निकल झोपड़े की तरफ चला गया। गांव के रास्ते से जाते हुए झोपड़ा पड़ता था, वहां कुछ गरीब मजदूर लोग प्लास्टिक की झोपड़ी लगा लगा कर रहते थे। वहीं अचानक से उसे ऐसा लगा कि उसने अपने पिता जैसे किसी व्यक्ति को देखा। वह उनकी तरफ बढ़ता गया, लेकिन वह व्यक्ति जैसे ही रंजीत को देखे तो वहां से भागते भागते प्लास्टिक के बने हुए झोपड़े में न जाने किस झोपड़े के अंदर घुस गए। रंजीत पीछे से आवाज भी देता रहा, रुकिए, रुकिए, क्या आप मेरे पापा हैं? मैं रंजीत, आपका बेटा, रुकिए ना, आप मेरे पापा हैं ना? लेकिन वह व्यक्ति पीछे मुड़कर नहीं देखे। बड़े बड़े बाल, पुरानी से कुर्ता और एक फटा पुराना कंबल, बस उनके चाल, उनके हाइट और उनके साइड के चेहरे को देखकर ही रंजीत थोड़ी सा अनुमान लगाया था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आखिर यह मुझे देखकर भाग क्यों रहे? हो ना हो कहीं यह मेरे पापा तो नहीं है। अब रंजीत उन झोपड़ों के बीच में घुस गया। वहां पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसे रंजीत कहने लगा, माँ जी, अभी जो काला कंबल ओढ़े वह व्यक्ति यहाँ से गुजरे, वह कहाँ चले गए? उस औरत ने इशारा करते हुए बताया कि यहाँ से 3 झोपड़े के बाद जो चौथी झोपड़ी आती है उसी में देखो, प्लास्टिक के नीचे वह बूढ़ा व्यक्ति गर्मी ठंडी बारिश वहीं रहता है। रंजीत
तीन झोपड़ा छोड़कर चौथे झोपड़े में गया। जैसे ही झुककर नीचे देखा तो जमीन पर एक फटी सी चटाई थी और उसी में थोड़ी सी लकड़ियां पड़ी थी। पत्थर का चूल्हा बना था, एक जला पुराना पतीला, एक थाली, एक करछी, और वही फटी सी चटाई में उसके बूढ़े पिता लेटे हुए थे। यह देखकर रंजीत की आंखें फटी रह गई। मैं अपने माता पिता के लिए हर महीने भारी रकम भेजता रहा, लेकिन यह तो आज भिखारियों से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। उसका कलेजा कांप गया, आंखों में क्रोध और खून उतर आया। यह सब उसकी पत्नी की करतूत थी। अब उसे अपने पत्नी के ऊपर क्रोध बहुत आ रहा था। उसने सोचा, पहले अपने पिता से सारी सच्चाई तो जान लो। वह झुककर झोपड़े में घुसा और कहा, पापा, आप यहाँ यहाँ कैसे आ गए पापा? कमलनाथ जी अपने बेटे रंजीत को तुरंत पहचान लिए। उसकी तरफ देखे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, उनके हाथ कांपने लगे। कपकपाते हुए हाथों से कमलनाथ जी उसके चेहरे पर हाथ घुमाने लगे। बेटा, मैंने कहा था ना कि तू मुझे छोड़कर मत जा, लेकिन तुमने एक नहीं सुना। तू मुझे और अपनी माँ को छोड़कर चला गया। रंजीत रोता हुआ कहने लगा, पापा, हाँ, वह दिन याद है जब आप दोनों ने मना किया था, लेकिन मुझे क्या पता कि यह सब स्थिति आकर देखने को मिलेगा। पापा, आप मुझे बताओ कि आप यहाँ कैसे आए, क्या हुआ है आपके साथ? कमलनाथ जी बहुत रोए और रंजीत आंसू पोंछता रहा। फिर कमलनाथ जी को साहस देते हुए रंजीत ने कहा, पापा, आपके एक एक दुख का हिसाब मैं लूंगा। चाहे जिसने भी आपको तकलीफ दिया हो, उसे मैं माफ नहीं करूंगा। पापा, आपके पास तो अपना खुद का मकान, अपनी जमीन, जिससे आप मुझे पढ़ाए लिखाए, नया मकान खरीदे, फिर आप यहाँ झोपड़े में क्यों पापा? आखिर क्यों? ऐसा क्या हुआ पापा? मेरा मन बेचैन हो रहा सच जानने को। कमलनाथ जी सब बताना शुरू कर दिए। बेटा, जब तू गया उसके बाद तेरी माँ काफी परेशान और दुखी थी, तेरी याद में तड़प रही थी। तू अपनी माँ का इकलौता बेटा, उसके जिगर का टुकड़ा। तेरी माँ इसीलिए मना कर रही थी। भले ही तू शहर में था, लेकिन माँ से मिलने 2 दिन 3 दिन में आया करता था। जब हफ्ते महीने गुजर गए तो तेरी माँ बहू के पास गई। बहू, रंजीत का फोन आता होगा, उससे बात करवा दे। पहले तो कुछ दिनों तक बहू तुझसे बात करवा दिया करती थी, लेकिन फिर बाद में वह यह कह देती कि माँ जी, वह विदेश में गए हैं। उनकी कंपनी ने उन्हें बार बार फोन पर बात करने से मना किया है। जब उनका फोन आएगा तो मैं हाल बता दूंगी। और वह फोन नहीं करवाती। कई बार हमें पैसों की कमी पड़ती गई। हम बहू से पैसा मांगते कि बहू, हमें थोड़े खर्च के लिए पैसे दे दो, खेतों में पानी लगाने के लिए पैसे दे दो, ताकि हम अपनी खेती ही कर सके। लेकिन बहू ने कह दिया कि जब तुम्हारा बेटा 1 रुपए मुझे भेजता ही नहीं, तो मैं कहाँ से खुद का खर्च चलाऊं और कहाँ से तुम दोनों को पैसे दूं। तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मैंने गांव वालों से बहुत मदद मांगी। किसी ने 50, किसी ने 20, ऐसे करके मेरी मदद की। तो मैं जाकर तुम्हारी माँ की दवाइयाँ भी करवाई। अब तुम्हारी माँ की दवाइयों के लिए और पैसों की जरूरत थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। गांव वाले 20, 50, 100 करके पहले ही मदद कर चुके थे। तुम्हारी माँ तड़प तड़प कर दर्द के मारे उसी घर के अंदर दम तोड़ दी। बहू को मैंने संदेशा भिजवाया कि तुम्हारी माँ की अंतिम क्रिया करने आ जाए और कुछ पैसे भी दे दे, लेकिन बहू ने साफ मना कर दिया। ले जाओ, बुढ़ी को किसी नाले में फेंक दो। मेरे पास अंतिम क्रिया कर्म के लिए पैसे नहीं हैं, और ना ही मुझे बार बार परेशान करें। फिर मैं वहीं तुम्हारी माँ के मृत शरीर को रखकर रोता और तड़पता रहा। किसी तरह से गांव के सरपंच को पता चली
तो वह आकर पूरे दिन की रखी हुई मृत बॉडी को शाम को क्रियाकर्म करवाए। मैं उसी घर में तुम्हारे आने का इंतजार करता रहा। एक दिन बहू वकील लेकर आई और कहने लगी कि तुम्हारे बेटे का कुछ पेपर आया है डाक द्वारा, लो इस पेपर में साइन कर दो, उसकी ऑफिस में भेजना है, वरना जब वह लौट कर आएगा तो गांव की नौकरी उसकी चली जाएगी। इसीलिए मैंने उस पेपर में साइन कर दिया। साइन करने के कुछ दिनों के बाद ही बहू मुझे आई और कहने लगी, यह सारी जमीन और यह घर मेरे नाम पर है, तुम यहाँ से निकलो। मैंने कहा, बहू मेरे मरने के बाद तो वैसे भी तुम्हारा ही है, अब मैं कहाँ जाऊं? बेटे के आने तक इसी घर में पड़े रहने दो। बहू यह घर तो मेरे नाम पर है, तुम ऐसा क्यों कहती हो? वही पेपर सामने रख कहती है कि उस दिन जो तुमने साइन किया था उसमें यह लिखा है कि तुम सारी प्रॉपर्टी यह घर मेरे नाम पर कर रहे हो और यह घर छोड़कर 10 दिन के अंदर ही जा रहे हो। मैं तो सुनकर दंग रह गया कि बहू मेरे साथ इतना बड़ा चाल कैसे चल सकती है। आखिर अब मैं कहाँ जाऊं? 10 दिन गुजर गया। बहू 2-3 लड़कों को लेकर आई, मेरा सामान और मुझे घर से बाहर निकलवा दिया और घर में ताला लगवा दिया। मैं 2 दिनों तक वहीं पड़ा रहा। कहीं काम ढूंढने गया तो काम भी नहीं मिला। फिर अपना सामान एक बोरी में भरा और घूमते घूमते यह झोपड़े की साइड में आ गया। और यहीं पर इन लोगों को मुझ पर दया आ गई। तो एक पुरानी झोपड़ी पड़ी थी, बोले उस झोपड़े वाला आदमी अब कहीं चला गया है, तुम जाकर उसमें रहो। तो मैं इसी झोपड़े में आकर रहने लगा। रोज सुबह कचरा बीनने जाता और फिर भंगार की दुकान में प्लास्टिक, टीना, जो भी रोड रोड मुझे मिलता वह मैं एक बोरी में पूरा दिन इकट्ठा करता और शाम को भंगार यानी कि कबाड़ की दुकान में मैं ले जाकर बेचता। शाम का तक 50, 60, 40, 100 जितने तक का मुझे लोहा, टीना, प्लास्टिक मिलता उतना ही पैसे मुझे मिलता। लेकिन बेटा कुछ दिनों से तो मुझे कचरा चुनने में भी कुछ नहीं मिल रहा था। चक्कर और कमजोरी सी लग रही थी। आज भी मैं कचरा चुनने के लिए ही निकला था, जबकि तुमने मुझे देख लिया और मैं भागा भागा इस झोपड़े में आकर चुप गया। बेटा मुझे लगा कि तुम मुझे कचरे में प्लास्टिक और डिब्बे ढूंढते हुए देख लिए तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा। तुम अपने मुंह से मुझे पापा कहकर कैसे बुलाओगे? यह सुनकर रंजीत की आंखों से आंसू ना जाने बहकर कब उसके शर्ट के कॉलर को भिगो चुके थे। पापा मैं विदेश में मजे से रहा, नरम गद्दे में सोता रहा, सोफे में बैठता, वीआईपी कुर्सी में बैठता, कार से चलता। लेकिन आप यहाँ कचरा चुन रहे थे। आप यहाँ झोपड़े में प्लास्टिक के नीचे गर्मी और बारिश में अपना जीवन गुजार रहे थे। धिक्कार है मुझ जैसी औलाद को। पापा अब आपका बदला मैं लूंगा। वह अपने पिता को वहां से लेकर आया और एक अच्छे से होटल में ले गया। उसने पहले अपने पिता को नहलाया धुलाया, उन्हें नया कपड़ा दिलाया, फिर उन्हें होटल में खाना खिलाया। पापा आप उस वकील का नाम बताइए जिसने स्नेहा के साथ मिलकर धोखेधड़ी से आपसे साइन करवाई थी। कमलनाथ जी उस वकील का नाम जानते थे, इसीलिए बता दिए। रंजीत ने जल्दी ही नेट पर उस वकील के बारे में सब कुछ देख लिया और उसका नंबर भी ढूंढकर पता लगा लिया। उसने वकील को फोन करके कहा कि आप जल्दी से जल्दी मुझे इस होटल पर मिलने आ जाइए। मेरे पास बहुत बड़ा केस है, मैं आपको इसका लाखों रुपए दूंगा। यह सुनकर उसी होटल में वकील पहुंच जाता है। कमलनाथ जी को देखकर चौंक जाता है, लेकिन रंजीत कहता है, आप डरिए मत। आपने जो धोखाधड़ी से मेरे पिता की प्रॉपर्टी स्नेहा के नाम की है, उसके बारे में सच सच बताइए कि वह प्रॉपर्टी वापिस मेरे पिता को कैसे मिलेगी, वरना मैं आपके ऊपर ऐसे केस करूंगा आप खुद वकील ढूंढते रह जाओगे। अब वकील रंजीत की धमकी सुनकर डर गया और कहने लगा,
कि आप स्नेहा के ऊपर धोखाधड़ी का केस लगाइए और इस केस को मैं लड़कर उसे जिता दूंगा। ऐसा ही किया रंजीत ने। जल्दी ही रंजीत स्नेहा के ऊपर अपने पिता की प्रॉपर्टी छीनने की धोखाधड़ी के केस लगा दिया। अब रंजीत जब अपने पिता को लेकर घर पहुंचा तो देखकर स्नेहा के पैरों तली जमीन सरक गई। उसने स्नेहा से पूछा, स्नेहा, तुम मुझे सच बताओ, तुमने मेरे पिता और माता के साथ ऐसा क्यों किया? तुमने मेरे माता पिता को 1 रुपए नहीं दिया। उन सारे पैसों का हिसाब मुझे लाकर दो। स्नेहा पहले तो कुछ जवाब नहीं देती, उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े जवाब देती रही। लेकिन अब रंजीत उसके गाल में एक थप्पड़ मारा और सारी रसीद निकालकर लाकर सामने रख दिया। यह देखो, 3 साल में मैंने इतने पैसे भेजे, तुमने कितना खर्च किया वह भी मुझे बताओ, और जितना पैसा बचा है वह सारे पैसे मुझे दो, और तुम अपने सामान पैक करो और अपने घर जाओ। तलाक का पेपर मैं तुम्हें भेज दूंगा। यह सुनकर तो स्नेहा दंग रह गई। तलाक? तुम मुझे तलाक दोगे? हाँ, मैं तुम्हें तलाक दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा नहीं करना चाहता कि मैं जिंदगी भर जेल में रहूं। अपनी आंखों के सामने मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे साथ 1 मिनट नहीं रहना चाहता। रंजीत ने घर में वकील बुलवा लिया और अपने पिता के ऊपर किए हुए सारे अत्याचार को उसने एक केस के रूप में तैयार करवा दिया और फिर कहा कि इसने मेरे पिता के साथ मेरी गैर मौजूदगी में मेरी माँ के साथ जो कुछ भी किया है, तो अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। ने फाइल तैयार करते हुए तलाक की सारी वजह लिख डाली। जल्दी ही रंजीत को तलाक मिल गया और स्नेहा के पास उसके पिता की प्रॉपर्टी वापिस करने का भी नोटिस पहुंच गया। उसे कोर्ट में बुलाया गया। उसने कोर्ट में ही साइन करके सारी प्रॉपर्टी वापिस से कमलनाथ जी के नाम कर दिया, और जो भी पैसे थे रंजीत जो विदेश से भेजा था उसके लिए भी रंजीत ने केस कर दिया कि यह मेरी पत्नी थी, जितना इसने खर्च किया है उसके बाद जो भी मेरे पैसे बनता है यह मेरे वापिस कर दी। स्नेहा ने जो भी पैसे अपने मायके वालों को अपने अकाउंट में रखे थे वह सब मांग मांग कर उसे रंजीत को वापिस करना पड़ा। अब रंजीत अपने पिता के साथ अपने शहर वाले मकान में रहने लगा था। उसने अपने पिता की देखरेख के लिए एक नौकर लगा दिया था और गांव की जमीन अपने पड़ोस वाले अंकल को कह दिया था कि आप इसमें खेती किसानी करो, मेरे घर की देख रेख करो। जमीन से जो भी अनाज निकलेगा वह आप आधा मेरे शहर में दे देना। अब सब कुछ रंजीत ने सेट कर दिया था। इंडिया में ही रहकर वह अपने ही देश में नौकरी करने लगा था। कुछ महीने बीते थे। स्नेहा से तलाक होने के बाद फिर से पिताजी कहने लगे, बेटा अभी इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, तुझे शादी के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन रंजीत कहता, पापा मुझे नफरत सी हो गई है शादीशुदा जिंदगी से। मैंने शादी ही तो किया था, लेकिन मेरी पत्नी ने आप लोगों की सेवा की बजाय आप लोगों के साथ कितना बुरा किया। अब मैं शादी नहीं करना चाहता पापा। लेकिन कमलनाथ जी अपने बेटे का घर बसाना चाहते थे। उन्होंने कहा, बेटा किसी एक की गलत से सारी दुनिया गलत नहीं हो जाती। अगर एक लड़की गलत थी तो तुम सारी दुनिया की लड़कियों से नफरत नहीं कर सकते। बेटा शादी तो तुम्हें करनी ही होगी। कमलनाथ जी कई जगह समाज में अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढने लगे। एक रिश्ता आया जिसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी। घर में बूढ़े पिता थे। वह बहुत गरीब घर से थी, जिसका नाम सुमन था। सुमन देखने में भी काफी खूबसूरत थी। सुमन और रंजीत की शादी हो जाती है। सुमन जब अपने ससुराल आती है, अपने बूढ़े ससुर का ध्यान पिता की तरह रखती है। लेकिन अकेला पिता उसका मायके में था। एक दिन उसने रंजीत से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किया, रंजीत मेरे पिता अकेले रहते हैं, उनका कोई सहारा नहीं है, तो बीच बीच में मैं उनसे मिलने जा सकती हूँ क्या? यह बात कमलनाथ जी भी सुन रहे थे। उन्होंने कहा, बेटी तुम मेरी इतनी सेवा करती हो, तुम्हारे जन्म देने वाले पिता को मैं धन्यवाद करता हूँ। तुम्हारे पिताजी अकेले उस घर में रह रहे हैं, तुम अपने पिताजी को यहीं लेकर आओ और अपने दोनों पिता की सेवा
इसी घर में एक साथ रहकर करो। तुम यहाँ काम करोगी, फिर दौड़कर पिताजी के पास जाओगे। तुम्हें चिंता बनी रहेगी, तुम्हारा भी स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। अब सुमन बहुत खुश हुई और अपने पिताजी को भी अपने पास बुलवा ली। अब वह अपने घर के सारे काम अपने ससुर और अपने पिता की अच्छे से देख रेख करती रही। सुमन के पिताजी भी घर के कामों में मदद करते। रंजीत इतना कमा लेता था कि वह अपने ससुर, अपने पिता, घर और अपनी पत्नी का खर्च अच्छे से चला ले। सुमन इतनी नेक दिल और मेहनती लड़की थी कि वह सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लेती थी। रंजीत को किसी चीज की शिकायत नहीं थी। वहीं कमलनाथ जी हर वक्त अपनी बहू की तारीफ अपने बेटे से करते रहते थे। दोस्तों, यह कहानी यहीं से खत्म नहीं होती। कहानी तो शुरू होती है दो बूढ़े पिता की सेवा करना, जिसकी जिम्मेदारी सुमन और रंजीत ने ले लिया था। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए कि रंजीत ने स्नेहा को तलाक देकर सही किया या गलत। क्या रंजीत को स्नेहा को मौका देना चाहिए? क्या रंजीत ने अपने ससुर को अपने घर में लाकर सही किया या गलत? अपने अनमोल विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए मिलते एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।